क्वेश्चन 3 नोट कीजिएगा। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट। स्टेट्स क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। स्टेट हम कहते हैं किसको? रियासत। बेसिकली स्टेट उस चीज़ को वाज़िया करती है कि जहाँ पे मुख्तलिफ मुल्क जो दुनिया में आबाद हैं, उन मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलता है। रियासत किसे कहा जाता है? रियासत का बेसिकली इम्पैक्ट क्या होता है हुकूमत के अंदर? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो रियासत है तो हुकूमत है, हुकूमत है तो रियासत है। रियासत का काम क्या होता है कि हुकूमत को, यानी कि आपकी गवर्नमेंट, टेरिटरी, सॉवरेंटी और इसके अलावा जो एग्जेक्टिव लेवल पे है, उन चारों चीज़ों को मिलाकर रियासत बनाई जाती है। रियासत में ये 4 पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स हैं जिसके ऊपर रियासत कायम दायम रहती है। यानी रियासत एक ऐसा मनज़्ज़म माशरा है जिसमें मुख्तलिफ अफराद रहते हैं और अपने अपने तौर तरीके से, अपने अपने रहन सहन से अपने कल्चर को डेवलप करते हैं और रियासत को लेकर चलते हैं। अगर रियासत में ये 4 पिलर्स ना हों तो दुनिया का कोई भी मुल्क रियासत को ना मजबूत कर सकता है, ना ही उसे कायम कर सकता है। तो रियासत की जो मजबूती है वो इन 4 जो पिलर्स हैं, इनको पिलर्स का नाम इसलिए कहा गया है कि यही 4 ऐसी बुनियादें हैं जिनके ऊपर रियासत कायम रहती है। अगर आप फ़र्ज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रियासत में हुकूमत ना हो, सॉवरेंटी कहते हैं खुद मुख्तारी आपकी, जब आपके रियासत में ना खुद मुख्तारी हो, ना हुकूमत हो, ना इलाकाई हदूद हो, तो आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं? रियासत में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी सॉवरेंटी। मैं कई एग्जांपल आपको बता सकता हूँ कि 2003, 4, 5 से लेकर 2016-17 तक हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रोन अटैक्स हुए, टेररिस्ट एक्ट हुए, यहाँ तक लोगों में खौफ हरास इतना फैल गया था कि लोग घरों से भी निकलने से डरते थे कि क्या पता कब कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो जाए। और ये सॉवरेंटी को चैलेंज किस तरह किया जाता था कि जब अमेरिका आपके मुल्क में विदाउट एनी परमिशन आता है, ड्रोन अटैक करता है और चला जाता है, तो जिस मुल्क की खुद मुख्तारी नहीं रही तो वो मुल्क कहाँ का रह गया? अगर मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले अपनी सॉवरेंटी को स्ट्रॉन्ग करो, बताओ उन्हें कि हम क्या हैं। रियासत की जो बुनियाद है उसमें अगर सॉवरेंटी नहीं है तो रियासत कमज़ोर तरीन एलिमेंट है, सबसे कमज़ोर तरीन एलिमेंट। चाहे हमारी आर्मी दुनिया की टॉप 10 आर्मी में शामिल है, लेकिन अगर हमारी सॉवरेंटी नहीं है, हमारी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम किसी को किस तरह कह सकते हैं कि आप हमारे साथ रिलेशनशिप इक्वालिटी के बेस पे करें, बराबरी की सतह पे करें? किस तरह कह सकते हैं हम? जब तक हमारी खारजा पॉलिसी और जो हमारी दाखिला पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, हम दुनिया में कहीं भी अपने आप को मजबूत साबित नहीं कर सकते। तो रियासत की मजबूती किस में है? सॉवरेंटी में, गवर्नमेंट में। टेरिटरी होता है इलाकाई, उसमें रियासत की मजबूती है। देखिए ना, इलाकाई हदूद में क्या आता है कि हमारा बॉर्डर सिस्टम है, पूरे मुल्क को बाउंड्री लगी हुई है, पूरा मुल्क हमारा जो कवर्ड है वो बॉर्डर सिस्टम पे है। अगर हमारा बॉर्डर सिस्टम ना हो तो दुश्मन जब चाहे अपनी मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई करवा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो स्टेट का काम ये भी होता है। स्टेट्स ने इन चारों एलिमेंट्स को पकड़ कर रखना है और इन चारों को चलाना है और इसको फॉलो करना है जो मुल्क की आवाम है उसने करना है। अगर मुल्क की आवाम की सपोर्ट ही नहीं होगी पब्लिकली तो स्टेट भी तो कमज़ोर हो जाएगी ना। एक मैं आपको साथ में एक इसके साथ एक एग्जांपल है, पता भी होगा और नोट भी कर लीजिएगा। टर्किश में जो एवोल्यूशन आया, पता है उस वाक़े का आपको? जो 2016 में टर्की में एक वाक़या हुआ कि आर्मी ने मार्शल लॉ लगाने की भरपूर कोशिश की
जिसमें एक खातून निकली रात के टाइम अपने बच्चे के दूध के लिए। तो उसने कहा कि आपने इस लिमिट से क्रॉस नहीं करना, क्योंकि मुल्क के अंदर, शहर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन मरते ना, कुछ ना करते, उसको बच्चा अपना नज़र आ रहा था। वो बेचारी स्टैंड लेती है और जो फौजी के रोकने के बावजूद भी वो आगे आ जाती है, तो वो उसके ऊपर फायरिंग करता है और उसकी मौके पे डेथ हो जाती है। कहते हैं ना, इनकलाब के लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफ़ी होती है। और जब इस बात का आवाम को पता चला, आवाम रातों रात रोड्स पे आ गई और उन्होंने बाकायदा मुकाबला किया, टैंकों के आगे लेट गए। एट द एंड आर्मी को अपनी हार माननी पड़ी और सरेंडर करना पड़ा। और उस वाक़े से लेकर अभी तक ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया कि कोई भी आर्मी चीफ ये सोच ही नहीं सकता कि मैं आकर मुल्क में कब्ज़ा कर लूँ। तो मकसद क्या है बताने का कि अवाम, अगर अवाम की सपोर्ट साथ में है तो स्टेट भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कायम है। ठीक हो गया। इसकी एक डेफिनेशन है, वो लिख लें, मैं लिखवाता हूँ आपको स्टेट्स की। विल्सन की ले लें, वुडरॉ विल्सन। According to Woodrow Wilson, state means those people who are organized for law within a defined territory. TERRITORY। नोट कर लिया बच्चे? रिपीट कर दूं अगर आप कहते हैं तो? नोट हो गया? ठीक हो। अब वो जो 4 एलिमेंट्स हैं स्टेट्स के, 4 एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट्स कायम है। पहला है पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा है टेरिटरी यानी कि आपके इलाका, और 4th है सॉवरेनिटी। अगर बेटा रियासत में, मैंने बताया पब्लिक ही ना हो, अवाम ही ना हो, तो क्या रियासत बनाने का मकसद? जब आप डेमोक्रेसी, थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ बड़ी वाज़िया होती है कि आपने जो भी हुकूमत ने फैसले करने उसमें अवाम की राय, उसकी राय उनको शामिल करना ज़रूरी होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इंडिपेंडेंटली अवाम अपनी मर्ज़ी से वोट देती है और अपने पसंदीदा नुमाइंदे को मुंतखब कर लेती है, जिसको वो समझती है कि ये हमारे मसाइल का हल करवाएगा। यानी कि वो तनकीद करे या तारीफ़ करे, अच्छाई करे या बुराई करे, मसाइल को उजागर करे या मसाइल को रोके। डेमोक्रेसी में हर बंदा इंडिपेंडेंटली है अपनी राय का इजहार कर सकता है। और सेकेंडली, डेमोक्रेसी के जो मेजर पार्ट हैं उनमें सबसे अहम पार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स का। अगर आप अवाम को बुनियादी हकूक़ ही नहीं देंगे तो अवाम का आपके मुल्क में रहने का जवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अवाम के जानो माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करना, उनको बुनियादी हकूक़ फराम करना। और बुनियादी को में क्या आता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, आपका डिबेट आता है, घूमना फिरने की आज़ादी, तलीम की आज़ादी, सेहत की, रोज़गार की, जायदाद की, कारोबार की, ईच एंड एवरीथिंग जो एक आम सिटीज़न को चाहिए वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। किस लिए होती है? क्योंकि रियासत में अगर अवाम का किरदार ही नहीं होगा तो रियासत कमज़ोर हो जाएगी। ये वो 4 पिलर्स हैं। थर्ड आता है टेरिटरी, इलाका। जो हमारी इलाकाई हदूद है, जरा इसको समझिएगा। हर स्टेट की इलाकाई हदूद को वाज़िया कर दिया जाता है कि ये हदूद, ये बॉर्डर सिस्टम इसका है। जैसे हमारे साथ कौन कौन से ममालिक अटैच हैं? भारत है, चाइना है, जनूब मगरब में हमारा अफ़गानिस्तान आता है, ईरान आता है। ये वो 4 ममालिक हैं जो मेन हैं, जिनकी हदूद हमारी हदूद से मिलती हैं। तो जब हम उसको वाज़िया कर देते हैं कि ये हमारी हदूद है, इसको हमने क्रॉस नहीं करना, ये हमारे बॉर्डर की लिमिट है, तो वहीं पे हमारी रिट कायम होगी ना, फिर ही रियासत मजबूत होगी ना। ये ऐसा थोड़ी होगा कि अफ़गानिस्तान को भी हम कहें जी हमारा मुल्क है और ईरान को भी कहें हमारा मुल्क है और पाकिस्तान को जी हमारा मुल्क है। इस तरह नहीं होता जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो जाए। जैसे अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, डोरेंट लाइन उसे कहते हैं, उसमें वाज़िया बता दिया गया है कि ये हदूद, यहाँ पे पाकिस्तान
की हदूद ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे अफगानिस्तान की हदूद शुरू हो जाती है। तो इलाकाई हदूद भी जिम्मेदारी आती है स्टेट्स की। आगे आती है जी सॉवरेंटी, खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी किसी मुल्क को बेटा चेक करना हो ना, ये मुल्क कितना तगड़ा है और कितना कमज़ोर है, तो आप उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी पढ़ लें। यानी कि जो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बता देगी कि वो कितना मजबूत है। और अगर किसी मुल्क को ये चेक करना हो कि वो इंटरनल लेवल पे कितना मजबूत है, तो आप उसकी जो इंटरनल लेवल की पॉलिसी है, यानी कि दाखिले की जो पॉलिसी है, उसको पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा मुल्क किस लेवल पर है, कितना का हम आज़ाद हैं और कितना आज़ादाना फ़ैसले करते हैं। रियासत का काम भी ये है, विदाउट एनी प्रेशर आप डिसीजन मेकिंग करें, हुकूमत के लिए, अवाम के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और इलाकाई हदूद के लिए आप डिसीजन करें, क्योंकि हुकूमत का और रियासत का चोली दामन का साथ होता है। रियासत का वजूद हुकूमत से है और हुकूमत का वजूद रियासत से है। यहाँ तक ठीक है? ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? एनी कन्फ्यूजिंग? नेक्स्ट इसमें आता है जनाब इस्लामिक कंसेप्ट एक आता है, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट। इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट, इस्लाम, ये बेटा समझिएगा कि इस्लाम क्या कहता है रियासत के मतलब। अल्लाह ताला ने रियासत को कायम करने के लिए उसके रूल्स बनाए। जैसे हम कोई नया मुल्क बात करेंगे तो पहले हम वहाँ पे कवानीन बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, जिसके तहत जो सिटीजन हैं वो उसको फॉलो करेंगे और मुल्क में अमन को फ़रोग मिलेगा। इसी तरह इस्लाम कहता है जब अब नया इस्लामी रियासत या जो पहले से जो कायम रियासत है उसको अगर आपने इस्लामी रियासत बनाना है तो उसके असूल हैं। पहला असूल है उसका इक़्तिदार आला, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात इस कायनात और आखिरत का हाकिम और मालिक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आपके रियासती मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको जो इख्तियारात दिए हैं वो इन इख्तियारात को इमानत समझकर इस्तेमाल करे। इस्लाम ये कहता है क्योंकि इक़्तिदार आला में ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है। उसके बाद ये रियासती नुमाइंदे आते हैं, वो कौन से इख्तियारात हैं जिसको समझकर वो रियासत में इस्लामी अमन को फ़रोग दे सकता है। उनमें जो इख्तियारात है वो ये है, किसी के साथ जुल्म ना करो, ज़्यादती ना करो, गरीब और अमीर की तफरीक ख़त्म कर दो, क्योंकि अल्लाह ताला ही खालक और मालक है इस कायनात का भी और आखिरत का भी। तो जो पहला रूल है उसका है इक़्तिदार आला। दूसरा रूल है जिसका सोशल जस्टिस, यानी कि माशरती अदल व इंसाफ। इस्लाम कहता है कि आपस में अदल कायम करो, ये तकवा के करीब तर है। कैसे करीब तर है? कि जब अदल के लफ्ज़ी जो मैनी है ना जी, उसके मैनी है सही चीज़ को सही जगह पे रखना। ये अदल के लफ्ज़ी मैनी है, यानी कि तराजू को पूरा तोलना है बराबरी पे। ये नहीं कि मेरा भाई है, रिश्तेदार है या मेरा अजीज़ है तो इसके लिए मैं और कानून बनाऊं और लोगों के लिए और कानून बनाऊं। जो गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। इस्लाम इसको मना करता है। वो कहता है कि कोई भी जिसने भी कोई जुर्म किया है, गलत किया है, उसको आप पूरा तराजू के साथ, इंसाफ के साथ उसको सज़ा जज़ा दो। और आपको शायद याद हो बच्चों कि नबी पाक ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करे तो मैं उसके भी हाथ काट दूँ। ये था लेवल अदल इंसाफ का, जस्टिस सिस्टम इसे कहते हैं। जस्टिस की बुनियाद बनाई किन्होंने? इस्लाम ने। रियासत के रूल्स एंड रेगुलेशन किसने बनाए? इस्लाम ने। फॉलो किया किन्होंने किया? वेस्टर्न ने, अमेरिका ने किया, ब्रिटिश ने किया, यूरोपियन कंट्री ने किया। आज वो दुनिया के टॉप 10 कंट्री में शामिल है और हम आज भी पीछे हैं। वो नॉन मुस्लिम होके उन्होंने हमारे रूल्स अपनाए और दुनिया में भी कामयाब है, नाम बनाया।
एक सर्वे आया इसी के मतलब, इसी हेडिंग के मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक सर्वे आया सोशल जस्टिस सिस्टम के मतलब दुनिया में 134 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का नंबर 134 ही है दुनिया में इंसाफ देने के मामले में। और जो दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंसाफ दिया, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ये टॉप 3 कंट्री जो इंसाफ के मामले में 100% है, जो इंसाफ पूरा करते हैं। ये नहीं देते वो गरीब है, वो टैक्स पेयर है, वो हमें पैसे दे रहा है, डजंट मैटर। जब इंसाफ करना है तो बराबरी सतह पे करना है, ये नहीं रखना कि फ़र्क रखना है उसके लिए। और वो किस तरह इंसाफ करते हैं, वो हमारे जो इस्लामिक जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट है उसके ज़रिए रखते हैं। पहला रूल हुआ इक़्तिदार आला, दूसरा हुआ सोशल जस्टिस सिस्टम, थर्ड आता है इक्वालिटी, जिसे हम कहते हैं मसावात। साथ नोट करते हैं, थर्ड होता है इक्वालिटी, मसावात। मसावात के लफ्ज़ी में नहीं क्या है, बराबरी, यानी कि बराबरी की सतह पे रहना। इस्लाम कहता है रंग, नस्ल, ज़बान, सकाफ़त के लिहाज से इंसानों की जो तफरीक है उसको ख़त्म करता है। वो कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं। इस्लाम ही ने तो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया ना, कि जितनी भी दुनिया में मखलूक हैं उससे अजीम तर इंसान है। तो हम ज़ातों में पढ़ें, रंग नस्ल में पढ़ें कि उसकी ज़ात बड़ी है, उसकी ज़ात छोटी है, यहाँ वो ज़्यादा कमा रहा है, वो कम कमा रहा है, वो कैसा है, वो गरीब है, वो अमीर है। इस्लाम इसकी तफरीक ख़त्म करता है। यहाँ तक नबी पाक ने अपने आखिरी हज्जुल विदा में क्या फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। जब हमारे नबी ने ये फरमा दिया तो क्या हम फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब हम उसमें फॉलो भी नहीं कर रहे। हम अलमदार बनते जी, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के अलमदार हैं, हमने ऐसे किया, लेकिन रियलिटी इससे दूर है। वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अगर मैं कंपैरिजन करूं वेस्टर्न, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंस का जो बेसिक चीज़ है ये कंपैरिजन बेस के ऊपर है। वेस्टर्न थॉट्स और ईस्ट थॉट्स, इसको मिला के उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक शेप दी है। सोशल, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का जो मकसद है ना, वो है जो सोशल लेवल पे, यानी जो समाजी लेवल पे है, जितनी भी इंसान के रोज़मर्रा के मामलात हैं उसको इकट्ठा करके एक उन्होंने नाम दे दिया पॉलिटिकल साइंस। तो जब हम उनको दे नहीं रहे, इक्वलिटी राइट्स दे नहीं रहे, मसावात रख नहीं रहे, लेकिन वो तो रख रहे हैं ना। वो ये तो देखते हैं मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, उन्होंने रूल बना दिया, रूल सबके लिए, चाहे वो उसका सिटीज़न है चाहे वो सिटीज़न नहीं है। जब वो मुल्क की हदूद में दाखिल हो गया तो रूल्स लागू हो गए। बेटा फोर्थ पॉइंट लिखें। फोर्थ पॉइंट है इसका अकुवत, ब्रदरहुड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ब्रदरहुड, अकुवत, भाईचारा। कुरान करीम में इरशाद है कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुख सुख में शामिल होगा, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझेगा, उसके दुख सुख में शामिल होगा तो ही उसके लिए आसानियाँ पैदा हों। मकसद क्या था अकुवत का? वो कौन सा ऐसा वाक़या जिसकी वजह से हमें अकुवत का दर्स दिया गया? वो आपको याद होगा कि जब अंसार मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो वो परेशान थे, उनके पास कोई सामान नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। जब नबी पाक ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने साथ ही फरमाया कि तुम सब अब आपस में भाई भाई हो, एक दूसरे को भाई बना लो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो। जो इससे क्या था कि मोहब्बत बढ़ती है, एहसास का जज्बा पैदा होता है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। ये कंसेप्ट था इस्लाम का, ब्रदरहुड का। और नबी पाक ने यहाँ तक फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है
और वो अपने भाई को तकलीफ़ का ज़रिया ना बने, अपने भाई को तकलीफ़ पहुंचाने का ज़रिया ना बने। यहाँ तक है बेटा ब्रदरहुड का कंसेप्ट। ये सारे जो पॉइंट ये इस्लामी स्टेट्स के कंसेप्ट है। फिर बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जी रवादारी, टॉलरेंस। लिखिए जी टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है जी? सब्र करना, बर्दाश्त करना, दरगुजर कर देना, माफ़ कर देना, इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ये टॉलरेंस कहाँ से आती है? इस्लाम ये कहता है कि जिसने सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा किया वो अल्लाह के नज़दीक अजीम तर नेकी है। यानी कि जितनी भी नेकी हैं उससे अजीम तर नेकी बर्दाश्त का है। और जिसमें सब्र आ जाए, बर्दाश्त आ जाए, बेटा वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। हर एक अपने ख्वाब हैं, एक ड्रीम होते हैं कि मैं अपने ड्रीम्स को अचीवमेंट हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करता है। जब वो ट्रैक पे चढ़ता है तो सबसे पहले जो उसके ट्रैक पे रुकावटें पैदा करते हैं वो उसके अपने होते हैं। फिर जब वो उनको बर्दाश्त करता है, दरगुजर करता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है, फिर उसमें जो रुकावटें पैदा करते हैं वो उसके गैर होते हैं। फिर जब वो उसको ही बर्दाश्त करता है, आगे बढ़ता है, दरगुजर करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और वो अपनी मंजिल में कामयाब हो जाता है। बेटा टॉलरेंस जिसमें नहीं थी वो लोग कामयाब नहीं हुए, वो लोग कामयाब नहीं हुए। ये बेटा सब्र, एक चीज़ नोट कर लीजिए, काम आएगी आपके। सब्र ही की वजह से नबी, रसूल, पैगम्बर, औलिया अल्लाह, सहाबा कराम, नेक बुजुर्गान, इनका दर्जा बुलंद हुआ क्योंकि उनके अंदर सब्र था। जब अल्लाह ताला ने इनके इम्तिहान लिए तो वो जब सब्र के साथ, सब्र इस्तिकामत के साथ कायम दायम रहे, तब उनको वो मुकाम मिला। अगर इनमें सब्र ना होता, बर्दाश्त ना होता, दरगुजर ना होता, माफ़ करने का जज्बा ना होता, तो क्या इनको ये मकाम मिलने थे? सोचिए, उनको ये मकाम मिल गए तो आपको भी मिल सकते हैं। दुनिया में, मौजूदा दुनिया में, इन द प्रेजेंट वर्ल्ड लाखों मिसालें हैं कि जो लोग ज़ीरो से हीरो बने, लेकिन बने वो सब्र के साथ ही, इस्तिकामत के साथ लगे रहे, मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला ने साथ दिया और वो कामयाब। सो रवादारी भी यही चीज़ सिखाती है, टॉलरेंस हमें सिखाती है कि आपस के जो बाहमी झगड़े हैं उसको ख़त्म करो, दरगुजर कर दो। अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, गलती की है, बुरा किया है, यहाँ तो उसको माफ़ कर दो, यहाँ उसको इग्नोर कर दो, या फिर अल्लाह की बारगाह में इंसाफ के पहलू के तौर पर रख दो कि अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। तो बेटा ये इस्लाम का सबसे जो गोल्डन रूल है उसमें टॉप पे इसका नाम आता है, टॉलरेंस का। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे जिम्मेदारी कहते हैं हम। पहला वो लिख लिया, इक़दारे आला। दूसरा आपका आ गया सोशल जस्टिस सिस्टम आ गया। थर्ड में आ गया इक्वालिटी। फोर्थ में आ गया ब्रदरहुड। फिफ्थ में आपकी आ गई टॉलरेंस एंड सिक्स में आपकी आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये समझिएगा ज़रा बेटा। ये जो छठा रूल है इस्लामी रियासत को कायम करने का, जो कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट है उसका, इस्लामी माशरे में रियासत की जिम्मेदारी है कि वो माशरे में तमाम जो इंसान या लोग रहते हैं उनको बुनियादी हकूक़ फराहम करे, उनको जो उनके हक़ हैं वो उनको मिले। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि ये, और साथ साथ जो उनकी इज़्ज़त जान और माल की हिफाजत करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और शहरियों की ज़िम्मेदारी क्या होती है कि वो जब रियासत को ज़रूरत पड़े तो वो रियासत के साथ खड़ी रहे, उसकी मदद करे। ये शहरियों की होती है। ये 6 जो रूल्स हैं ना जो मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा, ये है असल में कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक स्टेट। इनके बना इस्लामी स्टेट कायम दायम नहीं रह सकती। उसके बाद जो एडिशनल पॉइंट हैं वो लिखवाता हूँ आपको, वो भी लिख लें साथ।
शहरियों के हकूक़ फ़राइज़, सिटीज़न्स राइट्स एंड ड्यूटीज़, सिटीज़न्स राइट्स एंड ड्यूटीज़। सिटीज़न की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसमें ये चीज़ है कि रियासत तमाम माशरे के जो इंसान हैं जो रियासत में रहते हैं इस्लामी माशरे में, उनको मजहबी, समाजी और सकाफ़त के लिहाज से मुकम्मल आज़ादी दे, इंडिपेंडेंट कर दे उनको, उनकी आगे रुकावटें पैदा न करे। यहाँ तक अगर कोई मिनॉरिटीज़ में भी है, अक़लियती है, उसको भी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। जो एक आम शहरी को हासिल है वो मिनॉरिटीज़ को भी वही राइट मिलने चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर अमन को फ़रोग मिल सके, अमन पैदा हो सके, आसानियाँ पैदा हो सके। ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं सिटीज़न की। जब रियासत में जंग का माहौल हो तो फिर सिटीज़न जो होते हैं, रियासत के जो शहरी होते हैं, वो रियासत की मदद के लिए खड़े होते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि रियासत में कौन है, हुकूमत किसकी है, क्योंकि जब रियासत पे बुरा वक्त आता है दैन अवाम एक हो जाती है। और आपको पता है कि हमारी जो अवाम है वो हमारे मुल्क में एमरजेंसीज़ आएँ किसी भी शेप में, सैलाब आए, ज़लज़ले आएँ, अवाम साथ देती है। अवाम में कोऑपरेटिव का जज्बा है, ताउन करने का जज्बा है। इसी वजह से हमें वो जो इमेज है हमारा दुनिया में वो एक अच्छे शहरी होने का भी है एहसास। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं अपने मुल्क के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क का ये भी, जिस तरह अगर उनके पास भी एग्जांपल्स हैं तो हमारे पास भी एग्जांपल्स हैं। और एक और चीज़ है कि अगर आपसे कोई पूछता है, अक्सर वो MCQ में सवाल करता है कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स का दुनिया में सबसे पहले इब्तिदा कहाँ से हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि दुनिया में फंडामेंटल राइट्स की जो बुनियाद रखी वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही रख दी थी। ये जो उन्होंने अपने हज में खुतबा फरमाया था तो वो यही था, बुनियादी हुकूक ही थे कि रंग नस्ल को डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दो, ज़ात पात को ख़त्म कर दो, उसकी ज़ात बड़ी है छोटी ख़त्म कर दो, सब बराबर है, सबके हुकूक जैसे हैं, सबको एहतराम दो, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको साथ लेके चलो, जुल्म ना करो, रहम करो, एक दूसरे के साथी बनो, मजबूत करो। ये है फंडामेंटल, जिसको आज वेस्टर्न कंट्रीज़ अपने आप को चैम्पियन मानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स के चैम्पियन हैं। लेकिन एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स की जो इब्तिदा थी वो नबी पाक ने ही कर दी थी आज से 1400 साल पहले। क्योंकि ये अक्सर MCQ में इस तरह क्वेश्चन जो पूछता है कि इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी इब्तिदा कहाँ से, तब पता हो आपको कि ये नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी थी। ठीक हो गए। अब लास्ट पॉइंट है इसका, इसी का इस्लामिक कंसेप्ट का, इस्लामिक रूल्स एंड पब्लिक मोरालिटी इफ़ेक्ट, यानी कि जो इस्लामी असूल हैं उसके अवाम पर क्या असरात पड़े। अगर तो इस्लामी रियासत हो जाती है कायम, ठीक है, तो अवाम पर उसके जो असरात हैं वो लाजमी बात है बेटा वो पॉजिटिव पड़ेगी। वो कैसे? माशरे में अदल व इंसाफ होगा। जब माशरे में बेटा जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली माशरे में अमन को, माहौल को फ़रोग मिलेगा। लोग आपस में जो बाहमी झगड़े हैं उसको ख़त्म करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और रियासत में बेहतरी लेके आएंगे अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। जब भी इस्लामिक कॉन्सेप्ट बनाना हो, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बाकी सब दुनिया कंट्रीज़ ने फॉलो किया लेकिन हमने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और बेटा एक और बात आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री हैं वो हैं आई थिंक सो 57 कंट्रीज़ में एक भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें इस्लामिक रूल्स लगे हों। ये पूरा पैटर्न जो है इस्लामिक रियासत को कायम करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने बताए हैं उनमें बहुत कम है, 1-2 पकड़े होंगे, किसी ने 3-4 पकड़े होंगे, लेकिन मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं है। जिन्होंने मुकम्मल इम्प्लीमेंट किया वो आज भी आ गए हैं,
और आज वो दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शामिल है। तो ये बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि स्टेट्स और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं इनका आपस में डिफरेंस क्या है। उस स्टेट में क्या आता है, पॉपुलेशन, आबादी, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड टेरिटरी, फोर्थ सॉवरेंटी, यानी कि आपका इलाकाई हुकूमत, खुद मुख्तारी और आबादी। आबादी से मराद था पब्लिक, आवाम। ये 4 पिलर्स होते हैं जो स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर इन चारों में एक भी पिलर कम हो जाए तो रियासत कमज़ोर हो जाती है और रियासत का आस्ता आस्ता वजूद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उसमें यही रूल्स थे, इदारे आला, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन राइट्स एंड अफेक्ट, मोरालिटी एंड इस्लामिक अफेक्ट। ये बेटा टोटल ये बेस करता है इसके ऊपर। अब एक और चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आपने बेटा सवाल अटैम्प्ट करना है 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक लिखना है इंट्रोडक्शन, जो मैंने शुरू में आपको तारुफ कराया कि स्टेट होती क्या है, इसका मकसद क्या है, वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन, साथ में डेफिनेशन, उसके बाद हेडिंग्स, फिर उसको एक्सप्लेन करना है 1 से 2 या 3 लाइनों में। उसके बाद फिर एंड पे आएगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन लाजमी लिखिएगा, इसके 2 नंबर लाजमी होते हैं। कंक्लूजन की हेडिंग लाजमी लिखनी है। जब भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो हर सवाल को जब वाइंड अप करना है, जैसे इसको अपने वाइंड अप करना है, तो उसके एंड पे एक कंक्लूजन लिखना है आपने कि इसका कंक्लूजन क्या होता है। वो आप अपने अल्फाज में 2 से 3 लाइनों में बयान कर सकते हैं। जो आपको समझ आई उसके मुताबिक आप उसमें लिख सकते हैं 1 से 2 लाइनों में। ठीक है जी। और पैटर्न कुछ नए स्टूडेंट को बता दूं, पैटर्न इसमें ये है कि टोटल हमारा होगा 100 मार्क्स का। इसमें 7 मिलेंगे सब्जेक्टिव, 1 मिलेगा हमें ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव वो 20 नंबर का है। बाकी जो 80 नंबर्स के मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे हमें 7, और 7 में से हमने करने हैं 4। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो ये हमारा टोटल पैटर्न है। 45 वाला पास होता है और 40 प्लस वाले को एग्रीगेट मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपके दूसरे जो सब्जेक्ट में नंबर ज़्यादा हैं, 50 प्लस है, तो वो एग्रीगेट लगा के आपको पास भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है।